आप उन लोगों में शामिल हैं, मुझे नहीं पता आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हिस्सा रहीं या नहीं, लेकिन कम से कम आप उन लोगों में शामिल हैं जो यूपीए को बहुत भ्रष्ट सरकार मानती थी और उस वक़्त में जब ये पूरा राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो मैंने कहा ये पूरी जो युद्ध लड़ा गया उसकी एक योद्धाओं में आप शामिल थीं। प्रशांत भूषण ने भी हाल ही में एक बयान दिया कि उन्हें बहुत पछतावा है इस बात का कि वो उन लोगों में शामिल थे और हालाँकि उनका ये मानना है कि यूपीए 2 जो थी वो करप्ट सरकार थी, लेकिन उनको इस बात का पछतावा है कि वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ के साथ थे। आपको क्या ये पछतावा है कि बहुत सारी गलत सूचनाओं के बेसिस पे उस वक़्त की यूपीएस 2 सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया और इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार अब हम 12 साल से सह रहे हैं। क्या आप कुछ वापस लौटना चाहती हैं आप उस दौर में? देखिए मैं कभी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मेंबर नहीं थी। मैंने लेकिन जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार कानून की मांग उठी थी, मैं उसका हिस्सा हुँ। थी, उसी तरह से लोकपाल की जो मांग हुँ। उठी थी मैं उसका ज़रूर हिस्सा हिस्सा थी थी आप। और मैं आज भी मांग करती हूँ कि लोकपाल सही से चले। इसलिए जो मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर फाइनली पीपल लूज़। तो अगर हम कहते हैं कि तमाम तरह की गलत चीज़ें भी उस समय पर चलाई गई, कुछ सही ज़रूर थी, भ्रष्टाचार उस समय पे भी था, यूपीए 2 की लेकिन वो सरकार में हालत भी नहीं था थी जो तमाम नोशनल और फिगर्स बताई गईं, विनोद राय के तो ज़रिए बाद में जो भाजपा में शामिल हो गए। जो मिस इन्फॉर्मेशन से हुँ। जो लॉस होता है जी। वो तो है ही अरफा और वो हम देख रहे हैं। आज भी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। आज तो ये हो गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ही आप तक पहुंच नहीं रही। उस समय पर तो एक सीएजी कुछ एक हुँ। फिगर दे रहे थे, लेकिन आरटीआई में तो सूचनाएं मिल रही थी, सूचना हुँ। का अधिकार तो आया था। आज तो ये हो रहा है कि लोग अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना भी चाहें उन्हें कोई सूचना ही नहीं मिल रही। तो आज का दौर एक तरह से मैं उसी बात के ऊपर वापस लौटना चाहूंगी कि जो तमाम राइट्स हमने इतने लड़कर इतनी मुशक्कत से लोगों ने पाए, इतने इनेबलिंग राइट्स जो लोगों को एम्पावर करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो लोकपाल का भी जो कानून आया, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, वो सारे ध्वस्त कर दिए गए हैं। और फाइनली जो आज हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की। देखिए लोकतंत्र में हमें अधिकार मिले हुए हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, कानून हमें अधिकार देते हैं, लेकिन अधिकार हमें मिले, हमसे छिने ना, उसके लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशंस बेकार हो जाते हैं तो हमारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं है और आज वो इंस्टीट्यूशंस बेकार होते नजर आ रहे हैं। मैं अगली जो बात आपसे कहने जा रही हूँ कि आप जो ये बातें कर रही हैं सब, ये देश का एक बड़ा तबका ऐसा हो गया है कि वो या तो हँस रहा है आपके ऊपर या आपको सुनना नहीं चाहता, ये समझता है कि ये किस दौर की बातें कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हिंदू पुनर्जागरण हो रहा है, हमें अपनी पहचान के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए। काफ़ी मॉडर्न लुकिंग यंग वुमेन मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पर और पहले ज़माने में टिकटॉक भी हुआ करता था या अभी स्नैपचैट होता है। उसमें वो कहती हैं आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, आई एम प्राउड टू बी अ राइट विंग वुमन। चलिए हिंदू तो फिर भी प्राउड आप हो, कोई अच्छी बात है अगर हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। तो ऐसे दौर में आप बात कर रही हैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी की, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फलां, राइट टू फलां, अधिकारों की बात कर रही हैं, आप आज़ादी की बात कर रही हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं, जवाबदेही की बात कर रही हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि भई विराट हिंदू बन रहा है। इस साल 1 लाख विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहे हैं पूरे देश में क्योंकि 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के। आप ये सब बातें जो कर रही हैं, इन्हें सुनता कौन है? अरफा देखिए ये जो बातें हैं ये तो डेमोक्रेसी में, जब तक हम डेमोक्रेसी हैं, ये तो बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। आज जो लोग इनके पास ये स्पेसेस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की स्पेसेस हों, दूसरी स्पेसेस हों, जो राइट्स हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। ये समझने की लोगों को भी ज़रूरत है। हमारा काम है कि हम उन बातों पर लगे रहेंगे। हमारा काम है कि हम नहीं भटकने वाले कि आप कहें कि ये ज़रूरी नहीं है और कोई सुनने नहीं वाला है, हम कोई नहीं सुन रहा है, उससे ये कम ज़रूरी नहीं हो जाती चीज़ें। आज अगर हम ये सोचते हैं कि सरकार इस पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल रही है कि राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए, आप ड्यूटीज को देखिए, वही आने वाली थी मैं अभी। पूरा जो राइट्स का फ्रेमवर्क है यही गलत है। अगर सरकार ये कहेगी तो क्या, अगर आप सुबह को रात कहेंगे तो क्या हम भी रात कहें? बात तो ये है। और सही
मायने में अगर हम मानते हैं कि लोकतंत्र है, देखिए कोई भी कहे कि हम राइट विंग हैं एंड आई एम प्राउड टू बी, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नहीं, एक्सप्रेशन। और अभी और विरोध प्रदर्शन हुए, यूजीसी का ये पूरा जो नियम जी वाली मसला चल रहा जी था, उसमें लड़कियां कार की छतों पर चढ़कर कह रही थी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। जी, देखिए मैंने जैसा कहा कि आई एम एन एडवोकेट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप सड़क पे कहिए, आप छत पे चढ़ के कहिए, आप गाड़ी की छत पे चढ़ के कहिए, आपको आज़ादी है, पर ये नहीं होना चाहिए कि किसी और की आज़ादी को रोका जाए। और उसके लिए जो पूरा इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 है, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 है, द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1) है, ए है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो किसी एक तबके का तो नहीं इन है। लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं आप, जो जिनको सारे अधिकार इस संविधान की वजह से मिले, आपके जैसी जेंडर राइट्स एक्टिविस्ट और इंफॉर्मेशन राइट्स एक्टिविस्ट की वजह से मिले, लेकिन आप लोगों को आजकल बताया जा रहा है कि ये तो देश के दुश्मन हैं, क्योंकि ये हमारी जो हिंदूवादी सरकार है इसको उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, और इस तरह का एक नया तबका जो एक पॉपुलर कल्चर है उसको रिलीजन से जोड़ा जा रहा है, भजन गाए जा रहे हैं, भजन क्लबिंग हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि भजन क्लबिंग हो रही है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में चले जाइए, जिन लोगों को आप ये समझती कि वो योद्धा बनेंगे, आपके साथ चलेंगे, झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, अपनी नौकरी के लिए लड़ेंगे, वो भजन क्लबिंग कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बाकायदा रिलीजियस स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बात तो सही है, आपके सिद्धांत भी सही हैं, लेकिन क्या आपके जैसे लोगों को अपना तरीका बदलना पड़ेगा? आपको, जो आज का युवा है और जो उसका एक पॉपुलर कल्चर का जो एक हिस्सा बनने की, क्या आप कोशिश नहीं करती कि अपनी वोकैबुलरी को बदलें आप? देखिए आरफा, सीधी सी बात है, आपने कहा कि क्या मैसेज है हुँ, लोगों हुँ। के लिए। मैसेज तो यही है कि ये जो सब आप राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं आज, वो संविधान की बदौलत है। और वो संविधान अगर खतरे में आता है, अगर लोकतंत्र खतरे में आता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बचेगा। ये सीधा सा मैसेज जो है, अगर आप कहती हैं तो इन ये लड़कियों है से कह रही हैं आप, सभी से, जो छत पे चढ़ के कह रही हैं ब्राह्मणवाद बिल्कुल, जिंदाबाद। कि ये समझने की ज़रूरत है कि हम संविधान से जहाँ पर भी चढ़ के बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। ये संविधान नहीं रहेगा तो आप कहीं नहीं कह पाएंगे ये बातें। आप देख लीजिए, अपने आर-पार ही आप देखिए देशों में जहाँ पर संविधान इस तरीके से नहीं होते, इस तरीके से लोकतंत्र नहीं होते, वहाँ पर कहाँ महिलाएं चढ़ के गाड़ियों के ऊपर कुछ चीज़ें कह पा रही हैं। पर दूसरी वहाँ तो बात, घर की चारदीवारी में आपको रहना होगा। और जो बिल्कुल, भागवत जी कह रहे हैं कि भई आप 4 बच्चे तो कम से कम पैदा कीजिए, मुसलमान इतने कर रहे हैं, बच्चे-वच्चे अच्छे से पैदा करने पड़ेंगे, खाना-वाना पकाना पड़ेगा, कहाँ कार की छतों पे चढ़ने को मिलेगा? दूसरी चीज़ देखिए, रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म जिसकी आप बात कर रही हैं, इसमें मैं ऐड करूँगी क्रोनी कैपिटलिज्म। हुँ, क्योंकि आप ये देखिए कि चीज़ों को किसी भी सोसाइटी में कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जाता है, कैसे एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बनती है किसी चीज़ की, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और क्रोनी आप कैपिटलिज्म तो अपने दर्शकों को बता दूं, यानी कि कारोबारी लोगों का एक छोटा समूह, पूंजीवाद जो कि पूंजीवाद, उनके इतना बीच ही सब कुछ एक्सट्रीम है। बांटा जा रहा है। आप ये देखिए ना, ऑक्सफैम की रिपोर्ट को आप हम्म, उठाइए, 9 families in our country own more than 50% of the country's wealth। मतलब 9 परिवारों के पास 50% से ज्यादा हमारे देश की पूंजी इकट्ठी हुई हुई है, और वही 9 परिवार हैं जो कि सारे मीडिया को ओन कर रहे हैं आज। तो आपने आज जो हम देख रहे हैं, जिस आप रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म की बात कर रही हैं, जिसके एक बुनियाद है आज जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिटिक्स की, वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है मीडिया को। आप तो मीडिया का हिस्सा रह चुकी हैं और हैं, मेन स्ट्रीम का रह चुकी हैं, और आप सोशल मीडिया का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं आरफा। हम ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से कई चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, किस तरह से जो लोगों को बहुत हद तक जो मैसेजिंग की जा रही है वो इस मीडिया के ज़रिए से की जा रही है। तो उससे लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग बनाए रखने का, उससे ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है इसके खिलाफ लड़ने का जो लोगों की जो इच्छा शक्ति है और क्षमता है, वो डल होती है। बिल्कुल। तो अब मैं इसलिए बहुत आपसे ज़रूरी है आखिरी कि 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप जब विदेश पढ़ने गईं, आप इंग्लैंड गईं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ीं, उसके बाद आपने क्यों फ़ैसला किया कि आपको भारत आना है और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का काम या ट्रांसपेरेंसी एक्टिविज़्म करने का फ़ैसला आपने क्यों किया?
आप जब झुग्गी बस्तियों में जाती हैं और जब वहाँ काम करती हैं, तो लोग क्या आपसे किस तरह की बातें करते हैं? देखिए आरफा, मैं पढ़ी और मैंने वर्ल्ड बैंक में काम हुँ। किया और मैंने देखा बहुत केयरफुली जब ऑब्ज़र्व करा मैंने, तो ये नज़र आया कि भ्रष्टाचार हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत प्रॉब्लमैटिक मुद्दा है। मैं हमेशा भारत में ही रहना चाहती थी, भारत में ही काम करना चाहती थी। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन एंड लेकिन ये समझ में आ रहा था कि हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक हमारे देश में भ्रष्टाचार है और इस कारण से जो लोग हैं हमारे देश में वो वंचित रह जाते हैं अपने अधिकारों से, द राइट टू इंफॉर्मेशन, द राइट टू फूड, द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू हेल्थ। और मैं चाहती थी कि मैं कुछ काम करूं इस पूरे मुद्दे पर और मैंने वर्ल्ड बैंक छोड़ा और मैंने फिर ये काम शुरू करा। मैं फिर वो जो राइट टू इंफॉर्मेशन के जो मुहिम है उससे भी साथ मिलकर मैंने काम किया है पिछले नियरली 3 दशक हो गए अब तो। और मैंने देखा है कि किस तरह से ये जो सूचना का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, लोगों को जो अंत इंसान है, गरीब इंसान, हाशिए पे रहने वाला गांधी जी इंसान, जिसको लास्ट मैन कहा करते लास्ट थे। पर्सन स्टैंडिंग है, उसको कैसे सशक्त करता है। मैं हुँ। आपको एक छोटे से एग्जाम्पल हुँ, से बात खत्म करूंगी। अ, जब सूचना का अधिकार कानून आ रहा था, मैं बस्ती में गई, झुग्गी बस्ती में, और मैंने कहा कि बहुत ही बढ़िया कानून है, महिलाओं को कहा मीटिंग में आप इसका इस्तेमाल करिए। तो एक महिला ने खड़े होकर कहा राशन तो मिलता नहीं है, सूचना का क्या करेंगे। वाह! तो समझ में ये आया कि लोगों को सूचना से मतलब नहीं है फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको तो अपने अधिकार चाहिए। तो जब पूछा कि क्यों नहीं मिलता है राशन, उन्होंने कहा कि राशन दुकानदार कहते हैं आपके नाम का राशन ही नहीं आया है सरकार से, तो हम आपको राशन कैसे देंगे। फर्स्ट सेट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस राशन को लेकर दिल्ली में 2 महिलाओं ने लगाई, सुनीता देवी और जरीना बेगम। इन दोनों ने अपने एरिया में राशन दुकानों की तमाम स्टॉक रजिस्टर और सेल रजिस्टर मांगे, जिससे सारा भ्रष्टाचार सामने आया। पता चला कि हर महीने राशन पहुंच रहा था दुकान पे और उस राशन को गलत तरीके से बांटा जा रहा था। सेल रजिस्टर में वही अंगूठे का निशान बार बार लगा हुआ था, जो कि महिलाएं कहती हम तो सिग्नेचर करते हैं, हम तो अंगूठे का निशान ही नहीं लगाते। एक पब्लिक हियरिंग हुई, ये सारे रिकॉर्ड पढ़े गए और उसके कारण एक्शन शुरू हुआ जो भ्रष्ट अधिकारी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हुआ कि जो लोग जिन्हें सालों से राशन नहीं मिला था, सबको राशन मिलने लगा। और ये जो लिंक है बिटवीन राइट टू इंफॉर्मेशन एंड द राइट टू फूड, लोगों को समझ में आया। और ये लिंक लोगों को आज पेंशन के लिए भी समझ आया है, नरेगा के लिए भी, राइट टू वर्क के लिए समझ में आया है। अगर उनके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, वो आरटीआई लगाते हैं। अगर उन्हें लगता है कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो लगाते हैं। और यही लिंक है जो फाइनली हाईएस्ट ऑफिसेज में भी लोग आरटीआई लगा रहे हैं। शानदार आपने ये बात कही है। अब ये मुझे बताइए, आप तो करीब 25-30 साल से काम कर रही हैं। मुझे एक बुनियादी फ़र्क बताइए कि यूपीए सरकार के दौरान जब आप एक्टिविज़्म करती थीं और अब जब अपना काम करती हैं, क्या फ़र्क है बुनियादी? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगी कि ग्लोबली आप कहीं देख लीजिए, जो भी सत्ता में बैठते हैं उन्हें पसंद नहीं आता कि उनसे सवाल किया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि किस तरीके से अप्रोच की जाती है चीज़, उसमें फ़र्क होता है। यूपीए सरकार लेकर आई सूचना का अधिकार 2005 में। मैं एग्जाम्पल से आपको प्रूव कर देती हूँ। 11 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कोशिश की कि सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया जाए। लेकिन जब लोगों ने सड़कों पर उतरे लोग, उन्होंने लोगों के ऊपर केसेस लगा के उन्हें अंदर नहीं बिठाया, बुलडोजर नहीं चलाया, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया, उन्होंने वो अमेंडमेंट रोक दी। फिर 2013 में अमेंडमेंट लाने की कोशिश हुई, फिर लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने कहा हमारे सूचना के अधिकार को आप नहीं संशोधित कर सकते। सरकार फिर रुक गई, अमेंडमेंट नहीं आई। अब मोदी सरकार 2 बार पिछले 7 साल में अमेंडमेंट लाई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। दोनों बार पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, सरकार बात ही नहीं करती लोगों से। लोगों को उठाकर भर दिया जाता है थाने में कि आपके ऊपर हम केसेस लगा देंगे, बात नहीं सुनी जाएगी, क्रैकडाउन होगा। और अमेंडमेंट रोल किए जाते हैं। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशंस कैसे क्रम्बल कर रहे हैं।
बहुत फ़र्क है। और आपके जैसे लोगों को देश का दुश्मन बना के पेश किया जाता है कि भई सरकार से सवाल पूछने का मतलब ये है कि आप जो वो पूरा जो एक कल्चरल एक तरह से मतलब एक तरह से पुनर्जागरण जो हो रहा है, एक देखिए, राजनीतिक। अगर हम पुनर्जागरण कहते हैं कि हम माई-बाप हुँ, कल्चर में फिर से चले जाएँ, तो ऐसा पुनर्जागरण नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम उस सोच में वापस चले जाएँ, जहाँ आप सोचिए कि भई आप किसी से सवाल नहीं पूछ हुँ। सकते, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बंद कर दीजिए, वो पुनर्जागरण नहीं नहीं है। चाहिए। अब ये बताइए आपका ख़्वाब क्या है? एक ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट होने के नाते, एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव महिला होने के नाते, किस तरह की भारत का सपना देखती हैं आप? देखिए आरफ़ा, भारत होना चाहिए जो हमारे सपनों का भारत है, वो तो एक अ, बराबरी जहाँ पर है, जहाँ पर जस्टिस है और जहाँ पर लोकतंत्र सही मायने में है। ये केवल कहने से और केवल वोट करने से लोकतंत्र नहीं बनता। इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए है। जो सरकार में सत्ता में बैठे हैं, उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। उन्हें ये समझना है कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल केवल कहने की चीज़ें नहीं हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में आप अपनी लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं डेमोक्रेसी से, आप कहते हैं भई मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, तो आपको समझना है कि आप डेमोक्रेसी तभी है इस देश में जब लोग सॉवरेन हैं। जब इस देश का जो हर एक इंसान है वो राजा और रानी है, तब इस देश में डेमोक्रेसी है। तो जो ख्वाब है वो तो यही है कि इस देश में वास्तव में जो डेमोक्रेसी है, जो हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपने आप को कहते हैं, वो बने। जहाँ अंत जो लास्ट पर्सन है, जो हाशिए पे खड़ा हुआ इंसान है, उसे हम राजा रानी की तरह ट्रीट करें, उसके लिए सरकार चले। और मैं तो, क्योंकि आपने कहा कि मैं ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट हूँ, सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी में वो जो सत्ता के में बैठे लोग हैं, उनकी फाइलें नहीं हैं। दे आर सिंपली कस्टोडियंस ऑफ आर इंफॉर्मेशन। आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो नागरिक है, जो सबसे अंत गरीब है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, जो दलित है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके पैसे आपके पास हैं, वो आपको वोट करते हैं तो आप सत्ता में आते हैं। XYZ करें ना करें, पर लोग करते हैं। आपके पास पैसा तभी आता है जब वो टैक्स देते हैं, और आपके पास पैसा आता है, उनका पैसा, उनका वोट। और आप आपसे वो अपनी ही सूचना माँग रहा है, आपकी मांग रहे सूचना नहीं हैं, माँग रहा है। अपनी नहीं, जी, वो उनकी सूचना है जो आपके बिल्कुल। पास है, तो आप उन्हें कैसे मना बहुत-बहुत कर शुक्रिया सकते हैं। अंजलि भारद्वाज, आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे इस पूरे सेशन में शुक्रिया। बात करने के लिए और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर योर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू वेरी मच आरफा, एंड लाइकवाइज।